नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डीसी एसी मैग्नेटिक सर्किट मींस मॉड्यूल 1 जो था अपना टेक्निकल का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो सर्किट से रिलेटेड होता है वहां आपको बेसिक जो भी कंसेप्ट है वो सारे पुराने ऑडियो लेक्चर्स, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे उनको सुनिएगा, वहां सारा कुछ अपलोड कर दिया है। आज हम शुरुआत करते हैं मशीन में। तो मशीन में जो सबसे पहली युक्ति होती है उसे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर तो कहा गया कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक युक्ति है, एक स्थिर युक्ति है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी घूमने वाली वस्तु इसमें नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक युक्ति है। सेकंड, ये क्या करता है? ये वोल्टेज का आदान प्रदान करता है, मींस ये वोल्टेज को एक्सचेंज करता है प्राइमरी से सेकेंडरी। जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी वोल्टेज को एक्सचेंज करता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो वोल्टेज दिया जाता है उससे फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स दूसरी साइड से लिंक करके वोल्टेज बनाता है। तो पहली लाइन वोल्टेज का एक्सचेंज है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर की जो शक्ति होती है, मीन्स इसकी प्राइमरी साइड की या कहते हैं सेकेंडरी साइड की, मीन्स उसकी कुल शक्ति जो है वो सदैव स्थिर रहती है और उसकी आवृत्ति जो है ट्रांसफॉर्मर की वो स्थिर रहती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर की पावर और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तीसरा, ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण। मीन्स दो कोयल्स को जब पास में रखा जाता है, एक कोयल में आप वोल्टेज देंगे तो बिना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दूसरे में फ्लक्स के लिंक होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होना अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत को फैराडे के नियम से बताया गया। फैराडे के नियम से क्या था कि इसके अंदर अन्योन्य प्रेरण से जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ E बराबर -m di/dt के बराबर होता है। इस टाइप से जो ईएमएफ बनता है उसे हम स्टैटिक ईएमएफ कहते हैं, और जो मोटर की जनरेटर की सहायता से बनता है उसको हम डायनेमिक ईएमएफ कहते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए पावर स्थिर है, मीन्स इस साइड का जो पावर है P1, इस साइड का पावर P2 बराबर होंगे। मीन्स जो V1 I1 है वो V2 I2 के बराबर होंगे। अब अगर मैं V2 के अंदर V1 को डिवाइड कर दूं तो I1 डिवाइड बाई I2 हो जाएगा। इसी V2 बाई V1 को आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, कैपिटल K से डिनोट करते हैं। यहां मैंने समझाया गया है कि अगर आप प्राइमरी साइड में वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उस साइड का करंट घटता है, और अगर सेकेंडरी साइड में क्या होगा, इधर वोल्टेज बढ़ा है तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज घटेगा और करंट बढ़ जाती है। तो ये इसका एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है। कैसे रहता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक 1 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, तो प्राइमरी साइड में कितना होगा? मान लीजिए 200 वोल्ट आपने रखा तो करंट कितनी है? 5 एम्पीयर। अब अगर आपने सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ा दी, 200 से सीधा 2000 कर दिया, तो आपको करंट कितनी करनी पड़ी? तो ये इसका बेसिक, ये मैंने जस्ट इसको रिवर्स में बताया है आपको। अब इसी एरो से मैं समझाना चाहूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज घटा दी, प्राइमरी साइड के वोल्टेज मेरे ज्यादा है, सेकेंडरी में मैंने कम कर दी, तो प्राइमरी साइड में करंट क्या होगी? कम होगी। और सेकेंडरी साइड में क्या करूंगा? 50, तो यहाँ पे मेरा सीधा करंट देखिए, तो यहाँ पे जो वोल्टेज था ये घट तो गया, लेकिन यहाँ पे करंट कम है तो यहाँ करंट बढ़ जाए। तो इसी का एक रियल मीन्स ये होता है। अब ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करते हैं कि जब ये नेक्स्ट कड़ी में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, अभी मैं इसको थोड़ा सा रन करता हूं। जब एक ट्रांसफॉर्मर को हम वोल्टेज देते हैं तो इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे सर्किट पूरा है, करंट फ्लो होगी। इस करंट फ्लो के कारण बीच में जो मैंने रेड डॉट कर दिखाए हैं, इसके कारण इसके अंदर ये रेड कलर में जो डॉट है ये फ्लक्स बन रहा है। ये फ्लक्स इस कोर के माध्यम से, जो सिलिकॉन स्टील है, आयरन कोर जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से नेक्स्ट सेकेंडरी साइड में जो कोयल है इससे लिंक करता है। जैसे ये लिंक करेगा, अन्य फैराडे के नियम से यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अब ये वोल्टेज प्रोड्यूस जो होता है उसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या है? तो ईएमएफ इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे जब आपने वोल्टेज दिया वो साइन वेव था, तो आपका फ्लक्स कैसा होगा? साइन वेव। फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। फैराडे के नियम से क्या होता है? E बराबर -m d∅dt। आपने इस फाई की वैल्यू यहाँ रखी, फाई एम बाहर आ गया, d/dt साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को सॉल्व करेंगे अवकलन, तो क्या बनेगा? cos ओमेगा टी।
और ये जो ओमेगा टी एस की वजह से ओमेगा बाहर आ जाएगा। ये जो एन फाई एम और ओमेगा है, इसको एज इट इज यहाँ रखते हैं। कॉस ओमेगा टी जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी कर दो। ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाऊंगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये जैसे अंदर ले जाऊंगा ये माइनस का बाय बाय 2 ये प्लस हो जाएगा। अब क्या किया कि ये जो एन फाई एम ओमेगा है ये वास्तव में इस पूरे को मैंने एक सिंबल से लिख दिया ई एम, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये ई एम क्या है? ई एम कहा गया कि मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ एक कोयल द्वारा अधिकतम कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाएगा, तो वो ई एम के बराबर होगा एन फाई एम और ओमेगा। ओमेगा का मान आपको पता ही है 2 पाई एफ होता है। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? तो आरएमएस ईएमएफ कितना होगा? ई बराबर ई एम बाई रूट 2। जैसे हम रूट 2 से डिवाइड करेंगे ये फॉर्मूला बेसिक बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर के ईएमएफ का सूत्र आपके सामने है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्राइमरी साइड है तो E1 बन जाएगा, सेकेंडरी साइड है तो E2। अब E2 डिवाइड बाई E1 करेंगे, अगर मान लो ये दो इक्वेशन है इनको डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा? M2 बाई N1। E2 ऑलमोस्ट मेरा जो V1 है वो E1 के बराबर होगा E2। यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है V2 के तुल्य होगा। तो इस टाइप से ये सारी वैल्यू एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के समान आ जाती है। याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो V1 आप अप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो E1 प्रोड्यूस हो रहा है वो सदैव 180 डिग्री फेज पे होता है, मींस जस्ट उसके विपरीत होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ये वाला टॉपिक कि यदि मान लीजिए यहाँ पे पहले कोई लोड नहीं था तो केवल I0 करंट थी। पहले कोई लोड नहीं होता है तो केवल नो लोड करंट होती है I0। अब जैसे इसमें करंट लोड में अटैच करूंगा, जैसे ही लोड अटैच करता हूं यहां पे धारा प्रवाहित होगी। इस धारा प्रवाह के कारण इसके अंदर एक फ्लक्स बनेगा जो ऊपर की तरफ मैंने φ2 से शो किया है। इस φ2 के कारण इसके अंदर एक रिफ्लेक्टिंग करंट फ्लो होगी जो I2 के जस्ट विपरीत होगी। अब ये I0 यहाँ पे I2 डैश जो करंट बढ़ गई है उसके कारण वापिस एक रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट होगा φ2 डैश। तो ये बैलेंस करता है, मींस I2 डैश जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग करंट I2 के कारण वो क्या होती है? वो माइनस के I2 के बराबर होती है। यहाँ लिखा भी है सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न धारा I2 डैश, ये इसका सूत्र है। जितनी बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं एक ट्रांसफॉर्मर जो है उसका तुल्य परिपथ कैसा होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये देखिए एक ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर के मान लीजिए जो प्राइमरी साइड में कोयल इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R1, इसका कुछ इंडक्टेंस होगा X1। इसी तरह सेकेंडरी साइड का R2 और X2। अब यहाँ पे आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आयरन की कोर भी है, इसका भी कुछ वैल्यू होगी। तो वो कैसी होगी? वो पैरेलल में R0 और X0 द्वारा शो की जाती है। अब वास्तव में क्या होता है? ये जो V1 वोल्टेज है इसके कारण कुछ ड्रॉप होता है तो यहाँ पे आपको E1 ही प्राप्त होता है। इसके कारण यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेज E2 प्राप्त होता है और यहाँ पे जो ड्रॉप होने के बाद आपको फाइनल V2 वोल्टेज प्राप्त होता है लोड के सिरों पर। अब यहाँ चर्चा की गई है कि जो I1 करंट है, यहाँ पे देखिए I1 बराबर I0 प्लस I2 है, उसी तरह I2। अब ये जो I0 है ये इसके अंदर चली जाएगी और I2 डैश का रिफ्लेक्शन ये I2। I0 जब यहाँ जाती है तो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। जो रेजिस्टेंस से गुजरती है उसे IW कहा जाता है, वॉटलेस करंट। तो I0 जो नो लोड करंट है इसके 2 घटक बनेंगे। एक IW जो रेजिस्टेंस से होते हुए गुजरेगी जिसे वॉटलेस करंट कहते हैं, और ये आयरन लॉस जितना भी हो रहा है इस कोर में उसके लिए जिम्मेदार होती है। इसी तरह एक करंट जो X इंडक्टेंस से गुजरेगी इस X0 से, ये मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाती है I म्यू। इस कोर में फ्लक्स को सेटअप करने के लिए, फ्लक्स को स्थापित करने के लिए जो धारा चाहिए वो ये। तो ये जो नो लोड करंट है इसके 2 घटक होते हैं, एक लॉस के लिए और एक चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के निर्धारण के लिए बनता है। तो यहाँ पे जो I1 है वो वास्तव में I0 प्लस I2 डैश के बराबर होगा।
ये जो I0 है इसके दो घटक IW और I म्यू, तो इसके वास्तविक घटक क्या बनेंगे? तो ये जो वोल्टेज है आपका V1, यहाँ पे जो नो लोड करंट I0 है, नो लोड करंट I0 कैसी होगी? R और X का कॉम्बिनेशन है, मीन कुछ ∅0 एंगल इससे पीछे होगी। इस V1 की डायरेक्शन ये, I0 की डायरेक्शन ये होगी। अब I0 का एक क्षैतिज घटक लूंगा, I0 cos ∅0। आपने पाइथागोरस पढ़ने आपको याद होगा, cos ∅0 क्या होगा? आधार बटा कर्ण, आधार क्या IW कर्ण। ये तो आप इसको डिवाइड करके भी सॉल्व करेंगे, यही वैल्यू आएगी। इसी तरह इसका जो ऊर्ध्व घटक परपेंडिकुलर फैक्टर जो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, वो I म्यू बराबर I0 sin ∅0 के। अब जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसी के कारण फ्लक्स बन रहा है ∅m, तो ये इसी की दिशा में। V1 के जस्ट ऑपोजिट होगा आपका इंड्यूस ईएमएफ E1, E1 की दिशा में जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज होगा थोड़ा सा इससे पीछे। तो ये आपका इसका सदिश तरंग भी हो गया, जिसके कारण ये सूत्र बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसमें लास्ट एक टॉपिक रहता है कि ये जो रेजिस्टेंस है सेकेंडरी साइड में, जिसे R2 कहा गया है, अगर इस R2 को मैं ट्रांसफर करूं प्राइमरी साइड में तो क्या होगा? तो R2 डैश को जब भी प्राइमरी साइड में, R2 को प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्ट किया जाता है उसको R2 डैश से शो करते हैं। जिस प्रकार देखिए आपने I2 धारा को इधर लेके गए थे, I2 डैश दिखा, इधर से रेजिस्टेंस ले जाएंगे तो वो बन जाएगा R2 डैश। अब ये R2 डैश क्या होता है? तो याद रखने के लिए सबसे अच्छा इसमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। जब सेकेंडरी से इधर लाए तो डिवाइड करें के स्क्वायर को, इधर से कोई कंपोनेंट इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व होता है? तो ये देखिए सेकेंडरी से प्राइमरी लेके आया, डिवाइड किया, वाइस वर्सा मीन जस्ट उल्टा, प्राइमरी से सेकेंडरी ले जाएंगे तो ये फैक्टर काम आता है। अब ये कैसे आया? तो ये जो सेकेंडरी साइड में देखिए, सेकेंडरी साइड में लॉस, धारा प्रतिरोध के कारण लॉस क्या होगा? I² × R। तो यहाँ पे करंट है I2², तो I2² × R2। ये I2² R2 क्या हो जाएगा? जब इस R2 को इधर ले जाऊंगा तो R2 डैश बन जाएगा। लेकिन धारा यहाँ पे कौन सी होगी? I1, तो I1² × R2 डैश के बराबर। इन दोनों को तुल्य किया, R2 डैश, तो I1 जब इधर बॉटम में जाएगा क्या बन जाएगा? I2 बटा I1 और स्क्वायर ऑलरेडी या R2। I2 बटा I1 मेरे किसके बराबर है? 1/k के। तो इसकी वजह से तो आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसा है। तो ये तो है ट्रांसफॉर्मर का बेसिक कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन पार्ट कहते हैं इसका, बेसिक जो मैथमेटिकल पोर्शन है। नेक्स्ट कड़ी में जुड़े रहेगा, हम इसके आगे और भी वीडियो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।